दो चीजें जो महत्वपूर्ण बातें की है धर्मेंद्र जी ने, जगदीप जी, कि एक तो ये कि लोग सबक सिखाना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। और अब ये लड़ाई दो तरफा हो गई है। अब कोई तीसरी शक्ति नहीं है विपक्ष के वोट को बांटने वाली। तो इस लड़ाई में बीजेपी के को भारी नुकसान की संभावना बन जाती है। आप इसमें और कौन सा एंगल ऐड करना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए पहले जी। मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज के दिन स्थितियां हैं हरियाणा में, उन स्थितियों के जो कारण हैं उनकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएंगे तो समाज के जो वर्ग हैं, उन समाज के वर्गों के जो समस्याएं थी, और आज से 10 साल पहले जिन समस्याओं को के समाधानों को लेके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया था, वो 10 साल के लंबे इंतजार के बाद वो समस्याएं जस की तस खड़ी हैं, उनके कोई समाधान होते दिखाई नहीं दिए। तो ये एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में हरियाणा की जनता का विश्वास बिल्कुल उठ गया। और ये पहले 5 सालों में बहुत हद तक उठ गया था, लेकिन अब इतनी ज्यादा अविश्वास इनकी नीतियों पे हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से वो किनारा करना चाहते हैं, इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हरियाणा में कोई नया या कांग्रेस का एक विकल्प आए जिसके साथ जो पहले जैसी स्थिति है कुछ हद तक वो काम हो पाए जो पहले होते रहे। जहां तक भ्रष्टाचार की बात आती थी, भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है पूरे प्रदेश में। इसके बहुत से ऐसे कहते थे कि हमारी हमारी सरकार में घोटाले नहीं होते, घोटालों की लंबी लिस्ट है। उसके बाद कहते थे कि पर्ची खर्ची जो हमारी सरकार में हम नौकरियां देंगे, वो नौकरियों की हालात ये हैं कि आज हरियाणा के युवाओं को नौकरी के लिए इजराइल या यूक्रेन जाना पड़ता है। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, अपनी कार्यशैली और अपनी जो गवर्नेंस है, जिसको ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस, उसकी वजह से ये पूरी तरह से आधार खो चुके हैं। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हरियाणा में पिछली बार जब ये आए, हालांकि ये पिछले 40 सालों से जनसंघ के समय से हरियाणा में भरपूर कोशिश करते रहे अपना आधार बनाने की, कभी सफलता नहीं मिली। पिछली बार हरियाणा में खास तौर पे अगर देखें तो किसान या जाट वर्ग में एक बड़ा वर्ग था जिन्होंने इनको काफी समर्थन दिया, उनके भरोसे पे और उनकी मेहनत की वजह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को स्थान मिलना शुरू हुआ। हालांकि पूरे चुनाव में उन्होंने जाट वर्सेस गैर जाट का वो नारा, जो एक विभाजन, सामाजिक विभाजन के तौर पे प्रस्तुत किया, और जो अन्य जातियां थी उनको जाटों के खिलाफ भुनाने के लिए वो उन्होंने एक अवसर तलाश लिया। लेकिन अब के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बहुत सी जगह ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि जहां जो सामाजिक पिछड़ा वर्ग है या सामाजिक के दलित वर्ग हैं, उन लोगों ने हरियाणा के उन गांवों में, उन गलियों में जाके, जाटों की गलियों में जहां पहले आना जाना नहीं हो रहा था, जाके उनको बोला कि आइए चलिए हम सब मिलके वोट डालते हैं। तो ये जो हरियाणा का सामाजिक भाईचारा है, ये भाईचारा जो पिछले 10 सालों में जो इसको ठेस लगी थी, ये अब जिस तरह से एकजुट दोबारा हुआ, क्योंकि उनको सबको एहसास हो गया कि पिछले 10 सालों में समाज में जो एक आधार था आपसी सहयोग का, वो टूटने के बाद किसी का भी हित नहीं हुआ, किसी को भी जी। लाभ नहीं हुआ। तो वो वापस उसी सामाजिक सहयोग और भाईचारे की उस सिद्धांत पे आके खड़े हुए हैं, और जिसका परिणाम हुआ अब लोकसभा में जिस तरह से वोटिंग हुई ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, इनको मालूम है कि किसान आंदोलन में हरियाणा की किस प्रकार से भूमिका रही है और कितनी उनकी भागीदारी रही है। आगे आने वाले समय में भी किसान किस प्रकार से अपनी जमीनों की, अपनी फसलों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, अपनी नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से ये नीतियां अभी तक किसानों के हित में नहीं हुई। हालांकि यही वो भारतीय जनता पार्टी है, यही वो कैप्टन अभिमन्यु है, ओम प्रकाश धनखड़ है या सुभाष बराला है, जो जाट चेहरे थे उस वक्त स्वामीनाथन आयोग के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन इन्होंने किए, लेकिन जी। सरकार बनने के बाद कोई समाधान उसका नहीं कर पाए। तो ये ऐसे जी। कारण हैं जिनकी वजह से
हरियाणा में इतना बड़ा ये बदलाव परिवर्तन होने जा रहा है।